बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ठीक होंगे, खैर वाफियत होंगे। माशाअल्लाह से खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। नाज़रीन आप जानते हैं कि सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है पासबान मिल्लत अशरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक पूरा अशरा जो है वो मनाया जा रहा है। और रोज़ाना आप जानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक बहुत ही खूबसूरत अहम मौजू लेकर आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, अहम गुफ्तगू होती है, उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलू जो है वो आप लोगों के सामने रखे जाते हैं, उस पर तबसरा किया जाता है। आज भी यकीनन उन्हीं की ज़िंदगी से मुतालिक एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं। मौजू क्या है वो यकीनन हमें बताएंगे अज़हर अली आप साहब। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। महविश पाकिस्तान में कोई और चैनल ऐसे लगता है जब हम प्रोग्राम करते हैं कि शायद इस कदर इस लगाव और शदीद मोहब्बत शायद ही किसी और को है जो हम दावा कर सकते हैं। बिल्कुल। और उस दावे का सबूत ये है जब से सच टेलीविज़न का क़याम अमल में आया है, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर हम पूरा अशरा करते हैं, नहीं पूरे 10 दिन प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम ऐसे नहीं होते कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोग्राम्स के बस प्रोग्राम करने, बल्कि कायद आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बड़ी ठोस गुफ्तगू होती है। और हम ऐसे मेहमान मदऊ करते हैं कि जो अपने मौज़ूआत पर दस्तरस रखते हैं, न सिर्फ कायद आज़म पर, तारीख़ पाकिस्तान पर, सीरत पर जो मशाहिर हैं उन पर उनकी दस्तरस होती है, बल्कि कायद आज़म के जिस पहलू पे बात होती है उस पर उनका खुसूसी मुतालिया होता है। आज का मौजू अगर इन 10 दिनों का दिल कहा जाए तो गैर मुनासिब ना होगा, बल्कि बहुत मुनासिब होगा। आज हम इस बात पर बात करेंगे कि कायद आज़म पाकिस्तानी मुआशरे को कैसा देखना चाहते थे, पाकिस्तान के बारे में उनकी विज़न क्या थी, और फिर वो कैसा निज़ाम हुकूमत यहाँ नाफिज करना चाहते थे, यानी जनरल जो उन्होंने गाइडलाइन दी उस पर हमारी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हमारे साथ डॉक्टर किश्वर सुल्ताना साहिबा मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में तारीख़ पाकिस्तान और मुताला पाकिस्तान पढ़ाती हैं और एक आला सतह की स्कॉलर। क्या बात, वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी बिल्कुल। और हमें जल्द ही एक और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे जो अपने मौजू पर वो भी दस्तरस रखें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा से ही जी डॉक्टर साहिबा, आज का जैसे मैंने एक लफ्ज़ एक जुमला कहा कि हमारे 10 प्रोग्राम्स या पूरे अशरे का अगर दिल कहा जाए तो ये प्रोग्राम होगा कि इसमें हमने कहीं पर किसी प्रोग्राम में जिद्दोजहद आज़ादी की बात की, किसी प्रोग्राम में हमने ये बात की कि कायद आज़म का जो सफ़र था उसका आगाज़ कैसे हुआ, किसी प्रोग्राम में हमने बात की कि आपने वकालत का इम्तिहान कैसे दिया और लिंकन जिनसे कैसे आपने डिस्टिंक्शन के साथ उसे जो है उस मरहले को अबूर किया। वो सब कुछ था आज के मौजू के लिए कि जब पाकिस्तान को हुसूल हो गया तो कायद आज़म क्या चाहते थे कि पाकिस्तान कैसा हो और पाकिस्तान का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो, पाकिस्तान में जो भी हुकूमत से मुतालिक लोग हैं, खा वो हुकूमत के ओहदों पर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कौम की खिदमत करने वाले अहलकार हैं, पाकिस्तान को कैसा देखना। तो डॉक्टर साहिबा इस पे हमें रहनुमाई फरमाइए। सच टीवी और उनकी टीम को मुबारकबाद भी देती हूँ। बहुत शुक्रिया कि अपनी उन रवायत को जो आपने शुरू की और आज तक उसको फुलफिल कर रहे हैं। और देखिए ये आज की नौजवान नस्ल हो सकता है मीडिया की वजह से हम और आपसे बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा, लेकिन जो चीज़ हमारे नौजवान नस्ल ज़बानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। बीइंग अ टीचर मैं ये समझती हूँ कि सच टीवी हमें रिवाइव करने की तरफ हमारी नौजवान नस्ल को लेके जा रहा है। और उसके लिए सिर्फ अशरा कायद ही आपका नहीं है, इसी तरह की नेशनल जितने भी त्यौहार आते हैं या सेलिब्रेशंस होती हैं, आपको मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई मौजू ले लेते हैं और उस पर हमारे आवाम को भी
हमारे लोगों को भी, यंग जनरेशन को भी बेसिकली उनको अवेयर कर रहे होते हैं। चीज़ें वही हैं, लेकिन री इंटरप्रेट और रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम एक कहते हैं ना कि आज के इस दौर में इस्लाम को वो चैलेंजेस हैं, अब हमें री इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक थॉट एंड टीचिंग की ज़रूरत है विद मॉडर्न नॉर्म्स के मुताबिक। सेम सिचुएशन विद हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के साथ थी। हमारा आज का मौजू जिस तरह आबिद साहब ने बताया कि नज़रिया सियासत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आपके जितने प्रोग्राम गुजरे उसमें आपने उनकी अर्ली लाइफ, उनकी तमाम जिस तरीके से वो पर्सनैलिटी डेवलप हुई और एज द लीडर वो जब सब कॉन्टिनेंट में आए तो सिर्फ उन्होंने आफ्टर द क्रिएशन ऑफ 1947 ही हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए, हमें आइडियाज़ नहीं दिए। वही आइडियाज़ मैं रात को भी एक किताब में पढ़ रही थी कि वही आइडियाज़ हमें उनकी 1947 से भी पहले नज़र आते हैं। मिलते हैं। अच्छा, इसका बेहतरीन में अगर एक जुमले में मैं बात करना चाहूँ कि कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो उनके जहन में बहुत ज़्यादा ख्यालात थे। अब शॉर्ट वे में मैं बताऊँ कि मुसलमान उस वक़्त एक अक़लियत की शक्ल में उभरे और मेजॉरिटी की शक्ल में 1940 में आपको नज़र आ जाते हैं। ये दरमियान की हिस्ट्री आपके पिछले प्रोग्राम्स ने तय कर दी। अच्छा, अक़लियत से अक्सरियत का सफ़र जो तय किया गया और वहाँ पर ये कहा गया, कायद-ए-आज़म ने इस खुतबे में ये कहा कि मुसलमान नाउ एज अ नेशन, एक कौम की हैसियत से उभरे हैं। और उसमें कितना अरसा लगा, कितने हमें तमाम मामलात को देखना पड़ा, वो तमाम उनके नज़र। अच्छा, 1940 से जब एक कौम बन गई तो कौम से 1947 सफ़र बहुत तेज़ी में तय भी हुआ, लेकिन चैलेंजेस बहुत थे जी। और डॉक्टर साहिबा, जैसे हमने जिक्र किया कि ये कायद-ए-आज़म की गोया 1896 में आप वापस आए लंदन से बैरिस्टर बनकर। 1896 से लेकर और 1947 तक, वैसे तो कहते हैं उन्होंने 1906 से सियासत का आगाज़ किया, लेकिन अगर डॉक्टर रियाज अहमद से अक्सर इस पर बात होती है तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है प्राइमरी सोर्सेज के जरिए 1896 में। हाँ, 96 के बाद वापस आती और 1898 से तो आपने बाकायदा जलसों में और वो जिक्र करते हैं ईद मिलादुन्नबी के जलसे का, उसमें शिरकत शुरू कर दी थी। तो ये अब बल्कि अगर देखा जाए तो ये तो 1892-93 से ही शुरू हो गया, क्योंकि आपने इंग्लैंड में जो ये मैं कहने लगी थी जी पार्लियामेंट में जाके जिस तरह से ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो 47 साल की और 47 साल ये और 8 साल अगर वो लगा लें तो ये तकरीबन कायद-ए-आज़म की 55 साल की जद्दोजहद बनती है। अच्छा, फिर सिर्फ बचपन से ही उन्हें सियासत का शौक था, ये भी देखिए आप। जी देखिए, जब वहाँ जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं या लिंकन में जाते हैं, तो बेसिकली अपने सियासी अमूर मामलात को उनके एज अ यंग लीडर, उस वक्त लीडर नहीं थे, एज अ स्टूडेंट थे, लेकिन वो सियासत से मालूमात और शगफ रखते थे। अच्छा, हम डॉक्टर जनाब ताहिर बुखारी साहब को खुशामदीद कहते हैं। आप तशरीफ़ लाए और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी अर्ज़ किया कि हमारी खुशकिस्मती कि हमें ऐसे दानिश्वर मुहैया हैं सच टीवी को। सच टीवी की रिवायत के इतने सारे प्रोग्राम, इतने बहुत से प्रोग्राम हम कायद-ए-आज़म के हवाले से, इकबाल के हवाले से, अपने मशाहिर के हवाले से, फिर इस्लामी मौज़ूआत पर जो है मुहैया में, लेकिन उससे ज़्यादा खुशकिस्मती मैं समझता हूँ कि फिर ऐसे स्कॉलर्स मुहैया हैं हमें, ऐसे दानिश्वर मुहैया हैं। और हमारी दोनों शख्सियात और डॉक्टर साहिबान ऐसी शख्सियात में शामिल हैं और मसरूफियत से आपने वक्त निकाला, बेहद शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जी मैं तस्करा कर रही थी कि कायद-ए-आज़म को बचपन से ही शौक था जब से वो गए थे। अच्छा, वो चीज़ें रिफ्लेक्शन हुई ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एंड आफ्टर 1947। देखिए, आफ्टर 1947 जो हमारा आज का मौज़ू बहस भी है, तो हम अगर उसके पस मंज़र को देखें तो क्या कायद-ए-आज़म ने एज अ गवर्नर जनरल बनकर ही पॉलिसी मैटर्स दिए? सवाल है, नो। लाए अमल खदो खाल पहले मौजूद थे उनके जहन में। यानी आप जो मैं समझाऊँ आपकी बात से कि कायद-ए-आज़म
اپنے مائنڈ میں بہت کلیئر تھے. یہ بعض اوقات یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب مملکت بن گئی تو جو ہے وہ گائیڈنس دی حکومت کے بارے میں. ایسی بات نہیں ہے. ان کے پچھلے سارے بیانات آپ دیکھیں, فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں ایک جرنل گائیڈنس. اگر ایون کہ تمام فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے, شہریوں کی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے, ایون کہ جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کی بنیادی خد و خال ہمیں اس سے پہلے 35 کی لیجسلیٹو کونسل میں جب وہ بات کر رہی ہیں تو وہاں پر وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مذہب اور سیاست کو اکٹھا کیا جائے. میں نو ڈاؤٹ ویسٹرن ڈیموکریسی, یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم کس طرح کی یعنی وہ تھیوکریسی کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں جو میں مملکت حاصل کروں گا اس میں پاپائیت یعنی تھیوکریسی نہیں ہوگی. دیکھیں اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ حزب اختلاف سے میں اختلاف تو نہیں کر رہا, لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو تو دے سکتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے ناٹ سیوٹیبل فار انڈیا. اور یہ صرف ایک بار نہیں کہا, 1941 میں ٹائم اینڈ ٹائم میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں یہ کہا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی یہ ڈرا بیکس ہیں اور یہ دس از ناٹ سیوٹیبل. اور اس کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے کہا یہ بات کی وضاحت ایک جگہ انہوں نے کی کہ اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کو ہم اسی طرح یہاں نافذ کر لیں گے تو مسلمان جو ہر لحاظ سے ایک نیشن ہے, نمبرز میں تو وہ کم پڑ جائیں گے. تو ایک پوری نیشن کو آپ اس ڈیموکریسی کے نام پہ دبا دیں, یہ ممکن نہیں. ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب, آپ اس گفتگو میں شیئر کرنا چاہیں گفتگو ہماری کہ قائد اعظم کیسا فارم آف گورنمنٹ چاہتے تھے, کیسی حکومت چاہتے تھے, کیسا معاشرہ چاہتے تھے, اور پھر کسی حد تک ہماری گفتگو اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ معیشت میں کس طرح کی معیشت وہ چاہتے تھے کہ تمام جو وسائل ہیں سب میں منصفانہ تقسیم ہو. کیونکہ قائد اعظم کی تقاریر میں ایک لفظ بہت بار بار آتا ہے اور وہ سوشل جسٹس ہے. بلکہ میں نے تو اسلامک سوشلزم بھی ان کی تقاریر میں پڑھا, تو سوشل جسٹس, اسلامک جو سوشلزم ہے, مساوات, جس کو ہم اگر اس کا ترجمہ کریں با محاورہ تو اسلامی مساوات, یہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ حسب روایت ہر سال آپ عشرہ قائد جو منانے کی روایت ہے برقرار رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. بہت شکریہ, آپ ایسے دانشوروں کی تشریف اور لانے کا ہمیں بھی آپ موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے قائد کو کچھ خراج تحسین پیش کر سکیں. تو گزارش ہے کہ آپ نے ایک ساتھ ہی 2-3 سوال بڑا گھمبیر موضوع ہے. جی ہمارے پاس اس پروگرام میں ٹائم بہت ہوتا ہے, ایک ایک کر کے آپ پہلے. بالکل. تو پہلے اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کا جو نظریہ حکومت جس حوالے سے آپ نے بات کی, جس طرح ڈاکٹر کشور صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ قائد اعظم نے بچپن سے ہی انسانی حقوق کے حوالے سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی کام شروع کر دیا ہوا تھا. تو سیاست کا آغاز تو جس وقت تو لندن میں دادا بھائی نورو جی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ ساری اس سے پہلے کی ٹریننگ ان کی ہو گئی. اور پھر جس وقت آپ نے پریکٹیکلی سیاست عملی طور پر شروع کی کانگریس کے پلیٹ فارم سے ہی اور بعد میں مسلم لیگ جوائن کی, تو وہ سارا جو میثاق لکھنؤ سے لے کر آگے تک ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے اور سارا وہ ہمیں نظر آتا ہے. جہاں تک آپ نے وہ مغربی معاشرے کے حوالے سے وہ جو سوشل جسٹس کا نعرہ وہ چیزیں بات کی, تو وہ قائد اعظم اس بات سے اویئر تھے کہ مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں اور وہ جو بھی مغربی جمہوری نظام ہے وہ اس کی بنیاد پر ہم کو جو بھی آگے الیکشنز ہونا تھے وہ تو الیکشنز کو انہوں نے ایک طرح سے ٹال مٹول کے شکار ہے. پہلے انتخابات تو وہی 36-37 میں ہی آ کے وہ کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے تو ڈیفرنٹ ایکٹس اور ڈیفرنٹ جو سیاسی ان کے فارمولے تھے وہ دیتے رہے برٹش گورنمنٹ. ان انتخابات کے بعد قائد اعظم کی بات عملی طور پر درست بھی ثابت ہو گئی کہ مغربی اس کے لیے جو انہوں نے وہ جو معاشرتی نظام اپنایا اور جس کے لیے وہ پورا ایک طرح سے بڑی ٹیکنیک سے جس طرح سے ایک ڈیموکریٹ پولیٹیشین جو ہے جمہوری سیاستدان کرتا ہے وہ انہوں نے, کیونکہ پتہ تھا کہ مسلمان اقلیت میں ہیں. اب اس کے لیے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ دیکھیں کہ جو ان کی مختلف آئینی تجاویز آتی ہیں 1927 کے بعد سائمن کمیشن آیا یہاں پہ, تو ان کے پہلے تھا کہ آپ اپنی آئینی تجاویز مختلف تیار کریں.
مختلف پارٹی سے کہا، مسلم لیگ کچھ اختلافات کا شکار تھی، دہلی مسلم تجاویز کے حوالے سے تھوڑا سا شفیع گروپ اور یہ اس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اب دوسری جانب کیا تھا کہ نہرو کانگریس تیار تھی آلریڈی، موتی لال نہرو صاحب نے اپنی وہ جو تھی نہرو رپورٹ تجاویز پیش کر دیں۔ اب اس کے جواب میں فوری طور پر مسلم لیگ معذرت کے ساتھ اس وقت ایز اے پارٹی تیار نہیں تھی، تو قائد اعظم نے تنہا اپنی ذات پر ہی وہ جو 14 نکات ہیں مشہور ان کے، تو وہ ان میں سے دیکھیں کہ تقریباً آدھے تو ان سے مسلمانوں کی نمائندگی سے متعلق ہے کہ مسلمانوں کو 25 نہیں 33% نمائندگی دی جائے، اپنے حق سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور بعض کا کانگریس کے لیڈرز نے بھی اور باقیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ انجسٹ ہے، لیکن آگے دیکھیے کہ اسی بنیاد پر آپ نے اس معاملے کو تھوڑا سا طول دیا اور ڈیمانڈ کرتے رہے بار بار۔ خطبہ الہ آباد اقبال کا آ جاتا ہے، یا پھر بعد میں گول میز کانفرنسیں ہیں تو وہ بھی اختلافات کا شکار رہیں، لیکن یہ تھا کہ قائد اعظم کی وہ جو ایک طرح سے جدوجہد تھی مسلسل، وہ رنگ لائی، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ 1937-39 کے جو تجربہ تھا کانگریسی وزارتوں کا تلخ، اس کے ہونے کے بعد پھر وہ سنبھلے ہیں مسلمان۔ وہ پٹنہ جو سیشن تھا لیگ کا، اس کے بعد وہ مسلمان سنبھلے ہیں، تو گویا یہ پورا ایک پروسیس تھا کہ یہ چوٹ کھانے کے بعد اب یہ نظریہ سیاست جو تھا اس دور کے جتنے بھی سیاستدان تھے، اب ہم دیکھتے ہیں مطلب پورے ریکارڈ پہ، اور میرے استاد محترم ڈاکٹر ریاض صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو ان کے پاس پورا کا پورا ریکارڈ موجود ہے کہ جس میں ایک سائڈ پر جو نیگوسیشنز ہوتی تھیں کانگریسی رہنماؤں کے ساتھ یا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ پورے کے پورا ڈیلیگیشن جو ٹیبل ہوتا ہے مذاکرات کا، تو ایک سائڈ پہ قائد اعظم تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری سائڈ پہ پورا ڈیلیگیشن بیٹھے ہیں، تو یہ خود اکیلے ٹیکل کرتے رہے سارے امور کو۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس حوالے سے اب آگے چل کے جس طرح سے انہوں نے آگے نظریہ حکومت پاکستان کے لیے تشکیل دیا جو ان کے ذہن میں تھا، بلکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا معیشت کی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ 1940-41 کے زمانے میں ہی آپ نے جو مسلمانوں کی یعنی کہ جو مجوزہ علاقے پاکستان میں شامل ہونا تھے جو ان کے ذہن میں تھے، تو اس کے مطابق تو یہاں جو صنعتی اور معاشی حالات تھے اس خطے کے وہ بہت خراب تھے، جس میں جو انڈسٹری تھی صنعتیں تھیں وہ انتہائی کم تھی۔ ایونلی قیام پاکستان کے بعد بھی ہمیں چند ہی 19 کے 20 کے قریب بڑی صنعتیں جو مل سکیں، بس ساری انڈسٹری کاٹن کی، چینی کی، سیمنٹ کی اور ہیوی انڈسٹری تمام یہ ان علاقوں میں تھی جو آزادی کے بعد انڈیا میں جانے تھے، بھارت میں جانے تھے۔ اب اس کے لیے آپ نے پہلے سے ہی وہ جو مغربی سسٹم تھا اس سے آزادی حاصل کرنے کا پلان ایک بنا رکھا تھا، اور یہ آپ کو پتا تھا کہ جو اس وقت بھی جو پہلی 2 عالمی جنگیں ہوئیں اس کے نتیجے میں جو ویسٹ کا جو کیپٹلزم کا سرمایہ دارانہ نظام تھا وہ اب روبہ زوال تھا، انہیں اپنی پڑی ہوئی تھی، ان کی اپنی ڈس انٹیگریشن جو تھی، اپنی جو مملکتیں تھیں علاقے تھے بکھر رہے تھے، تو اس کے لیے وہ ٹیکنیکس ایسی کر رہے تھے کہ افریقہ پر اور اسی طرح سے نوآبادیات جتنی بھی کالونیز جو ہیں وہ ذرا ہمارے نرغے میں رہ سکیں، اور تقسیم ہند کے لیے بھی وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے۔ اب قائد اعظم نے فوری بعد اس وقت جو قیام پاکستان کے وقت ہماری معاشی حالت ہے کہ ہمارے اوپر مہاجرین کا دباؤ تھا، وہ آ رہے تھے، ان کو سیٹل کرنا تھا، اثاثوں کی تقسیم جو ریزرو بینک آف انڈیا اور پھر وہ باؤنڈری کمیشن ریڈ کلف کی جو انصافیت یہ ساری اب چل رہی تھیں، تو اس میں کوئی بھی جو ریاست ہے تو اس کو سرمایہ کی تو ضرورت ہوتی ہے، اور پھر نو زائدہ مملکت اس کے لیے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ چاہیے تھیں۔ تو اس میں آ کے آپ کے جو سٹیپس تھے کہ آپ نے فوری تقریباً 1 سال سے مختصر عرصے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو قائم کروایا اور اس کے لیے کوششیں کیں، اور پاکستان کی کرنسی کو ذرا مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا اور ڈائریکشن دی کہ ہماری جو مانیٹری پالیسی ہے کس طرح ہونی چاہیے۔ اور وہ اس زمانے سے اب دیکھیے کہ اقوام متحدہ نئی قائم ہوئی ہے 45 میں، اور اس کے ذیلی ادارے ہیں جو آج جن کے ہم چنگل سے ہم آزادی حاصل ہی نہیں کر پا رہے، ورلڈ بینک اور IMF۔ تو اس وقت سے قائد اعظم کا پلان تھا کہ ان کے چنگل میں نہیں آنا، ہمارا جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اسلامی معاشی نظام، اس پہ تو قائد اعظم نے بہت تفصیل سے، اور ہمارے پروگرام میں کیونکہ آج کل آپ ہمیں کافی وقت دے رہی ہیں تو ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اس پر۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، ابھی وہ سیاسی عمل اور سیاسی نظام کے تحت جو ایک مملکت قائد اعظم کے تصور میں تھی جو ابھر رہی تھی اور جو بعد میں ابھری معرض وجود میں آئی، اس کی اگر ابھی ہم بات کریں اس وقت پروگرام میں، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے
वहीं से कायद-ए-आज़म की सोच मुसलमानों के हुसूल के लिए एक अलग खित्ते की जानिब लगता हो गई थी, क्योंकि उसमें बड़ी बेसिक रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, कराची को बम्बई से अलहदा करने की बात की, NWFP के हवाले से की बात, जी बलूचिस्तान के हवाले से, यानी वही जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हुकूमत में शामिल होने थे पाकिस्तान में, उन खित्तों की बात आपने शुरू कर दी थी और नुमाइंदगी की बात भी शुरू कर दी थी। तो लगता है बस वहीं से कायद-ए-आज़म के जहन में वो एक सियासी अमल शुरू हो गया था कि जो मुंतज हुआ फिर एक हुकूमत के क़याम में। देखिए, बात आपकी सही है कि आज का हमारा मौजू नज़रिया सियासत और कायद-ए-आज़म के हवाले से है और नज़रिया हुकूमत के हवाले से, कायद-ए-आज़म के जो मुआशी ख़यालात हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखना चाहिए मेशियत की तरफ जाने से पहले कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ द सेइंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द कायद-ए-आज़म क्या थी। उनके 2-3 असूल थे। सबसे पहले वो ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक इस्लामिक जो है वो स्टेट जो है एस्टेब्लिश हो, एंड देन कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब बात करेंगे वो डिटेल में बात करेंगे। फिर वो ये चाहते थे कि इक्वालिटी बेस हो, जिस तरह आबिद साहब ने कहा, और फिर फोर्थ ये चाहते थे कि सोशल जस्टिस हो। ये 4 पिलर्स थे कायद-ए-आज़म की विजन के अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए। अब हम 1 बाय 1 की तरफ चलते हैं कि कायद-ए-आज़म जिस तरह की हुकूमत चाहते थे वो हुकूमत का काम क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डेवलप अ पीस इन द कंट्री। आप उस अमन को किसी और एंगल में भी ले सकते हैं, पीस विद इन द कंट्री, पीस विद इन द इक्वालिटी ऑफ अमंग द पीपल्स ऑफ द पाकिस्तान, पीस इन इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप कर सकते हैं, पीस इंसान अपने अंदर भी डेवलप कर सकता है। क्योंकि उस वक्त 1947 के बाद हमें सिर्फ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर तो चाहिए था, लेकिन लोगों के अंदर वो पीसफुल एनवायरनमेंट भी डेवलप करनी थी। क्योंकि वो महाजरीन का मसला जो शुरू में हमें हुआ, तो जाहिर है बाद लोग जब मेजॉरिटी जब वहाँ तमाम चीज़ें छोड़ के आ गए तो यहाँ पर हमारे पर बर्डन था, और वो साइकोलॉजिकली भी। तो कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले ये कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि आपके अंदर और मुल्क के अंदर और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें पीस कायम किया जाए, नंबर 1। अच्छा, फिर इक्वालिटी कैसे कायम किया जा सकता है? 11 अगस्त की तकरीर में भी जो पहली बात बुनियादी की वो पीस की, लॉ एंड ऑर्डर की कि गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर और पीस मुहैया करना है। अच्छा, फिर सिर्फ लॉ या ऑर्डर किस तरह किया जा सकता है? क्या नेपोटिज्म से किया जा सकता है, अकरबा परवरी से किया जा सकता है, करप्शन से किया जा सकता है? नो। जो उन्होंने इतने कलील अरसे में जो पॉलिसी मैटर्स दिए ना हमें, जी वो शानदार है। आप सब आपने भी पढ़े होंगे, शानदार हैं, चाहे सेइंग्स हैं चाहे उनकी सेइंग्स हैं। देखिए, पहली एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है, हालांकि देखिए एक नौज़ायदा मुल्क है, कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी मौजूद है और कोई है ही नहीं, लेकिन उनके जहन में एक विजन था कि इस कौम के अंदर अगर हमने निज़ाम हुकूमत को करना है तो पहले इस कौम के अंदर मेंटली साइकोलॉजिकली पीस होगा कि नो डाउट हम बन गए, हमें मुल्क मिल गया, अब हमने कैसा चाहिए। जब कैसा चाहिए तो वहीं पर वो ये कहते हैं कि नाउ हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, अब मुझे बताओ मुझे कैसा पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुकूमत कैसा चाहिए। अब यहाँ पर वो सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं, वहाँ इस्लामिक डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, और जब इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसके आगे बहुत से मसाइल, वहीं वो इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी से डिस्टिंग्विश करते हैं। जब वो बार बार ये कहते हैं ना कि बड़े सगीर में वो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो नहीं चल सकती, उसके तहत तो मुसलमान और जो दीगर अक़लियतें हैं वो सब दब के रह जाएंगी, तो उसके मुकाबले में वो फिर इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात। अच्छा, फिर वो बाकायदा कहते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन आया उनके पास और उनसे सवाल करता है कि आपने पाकिस्तान हासिल कर लिया, अब आप कैसा निज़ामी हुकूमत चाहते हैं, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं। तो उनको गुस्सा चढ़ता है और कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है
उनका आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी चाहेंगे, कैसे चाहेंगे? उनका आपको मालूम नहीं है, 2 दफ़ा ये लफ्ज़ कहते हैं। तो उनके क्या, उनके मुझे तो वो डेमोक्रेसी चाहिए जो 1300 साल पहले मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दे दी। तो इसके लिए मुझे दर्स देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ, बल्कि उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया था कि डेमोक्रेसी मुसलमानों के ब्लड में है। यस, ये और ये देखिए अच्छा फिर आप ये देखिए कायद का विजन, उसकी स्टडी थी तो ये विजन आप भी सब दे सकते हैं ना। और मैं हमेशा, कल भी मैं एक रिकॉर्डिंग करवा रही थी तो मैं वहाँ पर यही कह रही थी। डॉक्टर साहबा, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो आप ये जुमला कहना चाहती हैं हम वहीं से मुत्तसिल करेंगे इंशाल्लाह। यकीनन नाज़रीन, इंतहाई अहम टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच पर स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत। लेकिन इंतहाई अहम टॉपिक आज को जिस पर डिस्कशन हो रही है, बात की जा रही कायदे आज़म का नज़रिया हुकूमत और मईशत। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद साहब। जी, अब तक की गुफ्तगू से जो बात अभी तक हम जिस नतीजे पर पहुँचे कि कायदे आज़म पाकिस्तान के लिए जो निज़ाम हुकूमत चाहते थे तो डेमोक्रेसी था, लेकिन वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं था। यकीनन अब ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी हो और ना थियोक्रेसी हो, यानी पापाइयत हो या जिसको मुल्लाइयत भी कहते हैं वो हो, तो फिर क्या हो? हमारे दोनों दानिश्वर शख्सियात डॉक्टर किश्वर सुल्ताना साहिब और डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब, इनसे इंशाल्लाह हम पूछ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, वो आप वक्फे से कबल असल में आप पहुंची भी वहीं पर थी, तो मैंने कहा यहीं से तमीज़ बांध दी जाए कि ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी और ना पापाइयत यानी थियोक्रेसी, तो फिर कायदे आज़म क्या फॉर्म होगा? देखिए, कायदे आज़म इस्लामिक डेमोक्रेसी के कायल थे और इस्लामिक डेमोक्रेसी जो लॉर्ड माउंटबेटन के हवाले से कहते हैं, ये वो बहुत पहले बार बार इजहार कर रहे थे। और जब 1947 के बाद वो प्रेस में भी गए, इंटरव्यूज दिए, तो वहाँ वो हर एक ने सवाल किया, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच यू एस्टेब्लिश इन द पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं इस्लामिक डेमोक्रेसी चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? इस्लामिक डेमोक्रेसी नो डाउट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हमें मुसलमानों को 1300 साल पहले दे के जा चुकी है, तो मुझे किसी लाए अमल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर अब सवाल ये है सामीन के लिए कि किसी ने कहा था ना डेमोक्रेसी से हम मुराद क्या, दस्तूर क्या होगा, तो उन्होंने कुरान पाक का। अच्छा फिर ये कहा कि मेरे पास, मुसलमानों के पास एक कुरान, एक नबी मौजूद है, दस्तूर कैसा होगा? उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग, कुरान पाक का हाजिर कर दिया गया। और फिर आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने ये कहा, देखिए गवर्नर जनरल थे, गवर्नमेंट्स में होता है। अच्छा वो पार्लियामेंट्री, देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी भी 2 तरह की है, एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। कायदे आज़म जो थे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कायल थे। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर हम देखते हैं तो उसमें जिस तरह आप भी साहब ने बताया कि जो पिलर्स मैंने पॉइंट्स बताए, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा गवर्नर जनरल थे, इम्पोज भी कर सकते थे कि ये मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, नो। उन्होंने कहा कि दस्तूर बनाना, आइन बनाना जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जिम्मेदारी है। अच्छा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके जो अरकान हैं वो कंसेंसस के साथ विद द कंसल्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। देखिए ये इतना डेमोक्रेटिक उन्होंने प्रिंसिपल दिया, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और बाद में जो 1949 में लियाकत अली खान ने जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी, वो किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि उनके मुताबिक है। अच्छा फिर उन्होंने कहा सोशल जस्टिस। अच्छा हाउ शुड डेवलप अ सोशल जस्टिस? देखिए एक नौज़ायदा मुल्क है आपके पास, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जब मैंने बात पहले की कि साइकोलॉजी के हवाले से लोगों के अंदर पीस को डेवलप किया, उन्हें सुकून दिया कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। तो वहाँ पर जब सोशल जस्टिस कहा कि इक्वालिटी बेस करें, और यही इकोनॉमी की तरफ भी वो जाते हैं। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हैं कि नो डाउट सोर्सेज नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इजरा करना ज़रूरी है। अच्छा फिर जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, देखिए महाजरीन की आबादकारी में उन्होंने क्या किया, फंड कायम कर दिया। उन्होंने कहा नो डाउट पैसा नहीं है तो कोई फ़र्क पड़ता, अपने घर में जो चीज़ है जो लाए हो
एक अच्छा सईद अहमद खान की तरह एक आटे की बोरी दे दो। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कायद-ए-आज़म के विजन को आगे लेके जाती हैं। बेशक डॉक्टर साहब, वो हम निज़ाम हुकूमत के साथ साथ, क्योंकि निज़ाम हुकूमत में या सियासी अमल होता है वो मुआशी अमल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर मुल्क की मईशत मजबूत ना हो तो नहीं चल सकता। कायद-ए-आज़म का जो मुआशी विज़न था, बाज़ औक़ात ये जब बात की जाए कि कायद-ए-आज़म और मुआशी विज़न, तो हम ये भूल जाते हैं कि कायद-ए-आज़म तो ख़ुद एक ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, खोजा कम्युनिटी से, कि ये बिज़नेस कम्युनिटी कहलाती है, और इस कम्युनिटी का जो बिज़नेस विज़न और इकनॉमिक विज़न है वो बचपन ही से डेवलप किया जाता है। अभी भी अगर पाकिस्तान में आप देखें तो खोजा कम्युनिटी के अगर लोगों से आप मिलें तो उनकी एक जो बिज़नेस और मुआशी विज़न जो है उनके बच्चे में भी होता है। तो अभी तक है। तो कायद-ए-आज़म, और फिर बॉम्बे जैसे शहर में आप रहे जो एक बिज़नेस सिटी था, फिर लंदन में रहे, तो कायद-ए-आज़म ने उस सूरत हाल को देखते हुए और मुसलमानों की सूरत हाल को देखते हुए अपने बैकग्राउंड जो उनका था, सोशल जस्टिस यानी मुआशी मसावात की और मुआशी सिस्टम की बहुत दफ़ा बात की। जी, वो सूरत हाल में देखिए कि मुसलमान इस सारी कैफियत में बड़ी पेचीदा सूरत हाल में थे, और कायद-ए-आज़म ने जिस वक़्त से आपने फरमाया कि बॉम्बे से अपना तिजारत का मामला शुरू किया, और लंदन जाने से पहले भी और बाद में भी जो आपके वालिद साहब को कारोबारी नुकसान था वो आपने वापस आके उसमें जिसको शिरकत की तो उस सारे को पूरा कर दिया, और उस दौर की जो जदीद तकाज़े थे उनके मुताबिक आपने वो कारोबारी मामलात को चलाया। अब जहाँ तक पाकिस्तान बन जाने के बाद आपकी जो हिकमत अमली थी, ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपने जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे थे, इनसे पाकिस्तान को, नौज़ायदा मुल्क को हर मुमकिन बचाने की कोशिश की। उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फिर अपनी जो माशी पॉलिसी थी उसका तसलसल, जो हमारी करेंसी की डीवैल्यूशन का चांस था और बाद में हुई भी वो लियाकत अली ख़ान के दौर में, उसके लिए उसको आपने रोका। अब उसके लिए ख़ास तौर पर जो हमारा पहले इब्तदाई दौर चलता है तो उसमें जो कायद-ए-आज़म को एक शक था, शुबा था कि माशी मसाइल की वजह से ये ना हो कि मगरबी निज़ाम जो है हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो उसके लिए आपने फिर बुनियादी तौर पर जो वो इस्लामी निज़ाम, और डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि वो कुरान पाक से रहनुमाई, और जिस वक्त दस्तूर का पूछा गया तो आपने कुरान पाक के वाले से कहा कि एक वाज़ेह शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और फिर हमारे माशरे के वो सियासी इख्तलाफात का भी आपको पता था, और अगला जो स्टेटमेंट थी उनकी, उनका कि अगर हाँ हमारे लोग से मुराद एक मखसूस तबका था जो नुक्ताचीनी करता है, तो अगर वो इसमें मुश्किलात महसूस करें तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का बनाया जो है इस्लाहात का निज़ाम वो मौजूद है। ये बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें मौजूद थी। तो उसके लिए फिर आगे हम देखते हैं कि वो जो मसाइल थे उन कायद-ए-आज़म की सेहत भी कुछ इजाज़त न दी, तो आपने बहरहाल वो इस्लामी माशी निज़ाम, जिसको बाद में कुछ सोशलिज़म का रंग और फिर बाद के दौर में इस्लामी सोशलिज़म का भी रंग दिया गया। अब जो इस्लामी माशी निज़ाम है बुनियादी तौर पर वो बुनियादी शुरू से ही ज़कात और रुश और दीगर चीज़ों पर, और उसकी बड़ी वाज़ेह जो तशरीह है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वो माशी नज़रिया है कार्ल मार्क्स से पहले, जो जदीद सोशलिज़म का बानी उससे बहुत पहले आपने इस्लामी वो आदलाना माशी निज़ाम है उसकी तशरीह की है आपने, कि रुपए की तकसीम यानी कि ज़र की जो पैदावार बल्कि, और फिर उसकी तकसीम और फिर उसको इन्वेस्ट दोबारा करना कारोबार में, ये सारे एक प्रोसेस है जिसको आपने डिस्कस किया। और उसी के मुताबिक कायद ने शाह वलीउल्लाह के हवाले से भी कई मरतबा बात की कि उस निज़ाम के मुताबिक जो हम इस्लामी जो अपने कारोबार है ममलकत का इसको चलाएँगे। आगे हम देखते हैं कि शुरू में बाद कायद-ए-आज़म के बाद जो मामलात चलते हैं कि वो हम जिस वक्त मुख्तलिफ थोड़ा सा करंट अफेयर की बात चली जाएगी कि जो हम मुख्तलिफ दफ़ाई मुआहदे जो है जो अनड्यू थे जिनके में हमें शामिल होना पड़ा, वो भी इस वजह से कि हमें वहाँ से इमदाद लेना थी या व्हाट्सएवर जो पॉलिसीज़ थी कि जिसकी वजह से वो हमारी इक़्तिसादियात कमज़ोर थी, और हम उन जो थे अनड्यू जो डिफेंस पैक्स थे सीटो सेंटर वगैरह जो भी कह लें उनका शिकार हुए, उनमें गए, उनके बहुत ख़तरनाक असरात बाद में आते चले गए। और फिर बाद में जिस वक्त 70s के बाद वो सोशलिज़म का
بلکہ 70 کے الیکشن میں ہی وہ منشور مختلف جماعتوں کا جو تھا سوشلزم کا، اور پھر بعد میں اسلامی سوشلزم، اور پھر بعد میں لوگوں کو ایک طرح سے آئی واش کے طور پر مساوات، اور پھر مساوات محمدی، تو یہ ساری بہت باتیں بہت پہلے قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ 47-48 میں کر چکے تھے، اور 1940 کے ولی قرارداد کے بعد بھی آپ نے جو واضح اسلام کا جو سوشل جسٹس کا اور عادلانہ نظام تھا اس کی مکمل وضاحت کر چکے تھے۔ رہ گئی نظام حکومت کے حوالے سے بات، تو نظام حکومت نے اپنا بڑا کلیئر الیبوریٹ کر دیا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق جو آپ کا ویژن تھا کہ وہی تھا جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پارلیمانی نظام حکومت جس میں شرکت اقتدار ہو گراس روٹ لیول تک، صوبوں کے لیول تک۔ بعد میں وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ بوجود 54 تک آتے ہوئے وہ کچھ معاملات کا زوال پذیر ہوتا ہے، پھر دوبارہ صدارتی نظام میں ہم کنورٹ کرتے ہیں اس کو، اور پھر ابھی تک وہ مختلف تجربات جو ہوتے چلے آئے کہ کبھی مختلف ادوار جو ہے وہ مارشل لا کے یا باقی جو ادوار چلتے ہیں تو اس میں وہ گزرتے ہوئے نظام کبھی صدارتی کبھی شخصی آئین نہ بنا سکے۔ سب سے جو بڑا ہمارے ساتھ شروع میں اب تک جو ایشو رہا ہے کہ وہ ایک مستقل آئین کا حصول جو ہے وہ 1973 میں جا کے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ جتنے ایک طرح سے خطرناک نتائج نکلے، بہت بڑا خطرناک سانحہ بھی ہمارے ملک کے ساتھ ہوا، تو وہ سارے اس پروسیس کی عدم موجودگی کی وجہ سے تھے، جو آئین سازی نہیں پراپر ہو سکی یا باقی امور سیاسی طور پر ہم اس کو نہیں چلا سکے۔ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے قائد اعظم کی تقریر کا ایک اقتباس میں پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا 24 اپریل 1943۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنا ڈیسائسیو ہے۔ آپ کہتے ہیں پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی، میں ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو متنبہ کرنا چاہوں گا جنہیں ایک فاسد اور ظالمانہ نظام نے اتنا بے حس اور خود غرض بنا دیا ہے کہ کسی دلیل یا فہمائش کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عوام کا استحصال ان کے خون میں سرایت کر چکا ہے اور وہ اسلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ لالچ کے باعث یہ لوگ عوام کی بہتری کے بجائے اپنی تجوریاں بھرنے میں مصروف ہیں۔ ملک میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کا استحصال جاری رہے؟ اب جو میں آگے جملہ بولنے والا ہوں یہ گویا اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید ایک کفریہ جملہ بن جائے، لیکن 1943 جب تحریک اپنے بڑے مشکل دور میں ہے، آپ نے کہا کہ اگر یہی پاکستان کا تصور ہے تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں قائد اعظم استحصال کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا پاکستان جس میں استحصال ہو، جس میں ایک وقت کی روٹی کسی کو میسر یا اس کو فکر ہو کہ اگلے وقت کی روٹی مجھے ملے گی، جس میں لوگ بے غرض خود غرض ہوں اور جس میں معاشی استحصال کچھ طبقے کر رہے ہوں، تو 1943 میں کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ اور اس سے پہلے جملہ شروع کرتے ہیں اپنا جو خطاب ہے کہ پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی۔ عابد صاحب آپ نے بہت اچھا یہ چیزیں کہ اسی چیز کو انہوں نے آگے جب پاکستان بنا تو ویلفیئر اسٹیٹ کا نام دیا، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ ان کے مطابق کہ اور یہ جا بجا کہا، صرف 1943 میں نہیں کہا، آپ دیکھیں 44 کے ایک جگہ دربار میں کسی میں کہا، انہوں نے کہا کہ جاگیرداری اور فیوڈلزم، اور ایون کہ آپ نے کہا نا کفر کا، اگر میں ایک اور جملہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی لفظ، کہ اگر یہ لوگ سیاست میں داخل ہو گئے تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ استحصال ہی ہے۔ اچھا استحصال نہیں چاہتے تھے، یعنی اس حد تک قائد اعظم چلے گئے کہ یہ تو ایک اپنے جو مقصد جس کے لیے قائد اعظم جنگ لڑ رہے تھے اس کے مڈل میں 1943 میں کہتے ہیں مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے، اور وہ لیڈر خود کہہ رہا ہے، وہ لیڈر خود کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیں میں اسی لیے یہ لیڈرشپ کی جب ہم موقع سے جانے سے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، کل بھی میں ایک ریکارڈنگ میں یہ کہہ رہی تھی کہ لیڈر جو ہے نا اس کے ویژن اگر نہ ہوں تو چاہے کسی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، چاہے کسی ادارے کو دیکھ لیں، تو وہ یا کسی اسٹیٹ کو وہ نہیں ہو سکتا۔
क्योंकि लीडर का विजन जो है ना वो प्रैक्टिकली उस चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। और कायदे आज़म ने एक एक लम्हे पे हमें गाइड किया, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कहा कि दस्तूर बनाना लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अच्छा फिर कहा राइट मैन फॉर राइट जॉब की लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। अच्छा फिर पॉलिसीज दी हैं, स्टेट बैंक की हुई, एजुकेशन की हुई, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देने की कहा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जब वो खिताब करते हैं क्या कहते हैं, देखिए कि आप अपने मुल्क के साथ लॉयल रहें, कमिटेड रहें और अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर सर अंजाम दें। गवर्नमेंट सर्वेंट को क्यों कहा गया, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने? उनके जहन में यही चीज़ थी कि इस्तेसाल होगा। और फिर 11 अगस्त को वो जो अकरबा परवरी, करप्शन और रिश्वतखोरी, अच्छा 11 अगस्त की तकरीर को हम आप भी सबसे समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ की बात हुई जी, ज़्यादातर उसी की। मैं इस मामले में एक कोटेशन भी लाई थी उर्दू में। मैंने कहा कि हमें ये बताना जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो सारी तकरीर को पढ़ें। वो अक़लियतों वाला हिस्सा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा है, एक बड़ी तकरीर का एक छोटा सा, लेकिन बहरहाल वो उसमें भी कायदे आज़म बहुत वाज़े थे कि अच्छा कायदे आज़म हर चीज़ में बहुत क्लियर थे। हम कहते हैं ना उनकी सेहत इजाज़त नहीं दी, नो डाउट ज़ाहिर है मौत तो बराक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ 47 जब वो गवर्नर जनरल का उन्होंने ओथ उठाया और उनकी डेथ तक उनकी डे बाय डे देखे वो नई पॉलिसीज़ दे रहे हैं आपको। अच्छा ये लीडर ये दे सकता है जिस लीडर ने स्टडी किया होगा, जिसने तमाम आलमी इस्लाम के निज़ाम हुकूमत को पढ़ा होगा, उनके ड्रॉबैक्स, उनकी क्वालिटीज़ को, और इनकी स्टेटमेंट और स्पीचेस में कोई हमें उलझाव नज़र नहीं आता। आपने भी देखी होंगी इनकी स्पीचेस में कि कंट्राडिक्शन नज़र नहीं आती। अच्छा कोई गलत बात है तो वो खुद कह देते हैं, जिस तरह अभी आबिद साहब ने कहा, उन्होंने खुद कह दिया कि मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जहाँ पे इस्तेसाल होगा, क्योंकि मुझे तो सोशल इक्वालिटी चाहिए। और सोशल इक्वालिटी कैसे हो सकती है, और वो स्टेट ही बिल्डअप कर सकती है, और स्टेट ही और वेलफेयर स्टेट का क्यों कहा कि अगर आवाम के पास उसकी बेसिक नेसेसिटीज नहीं पूरी हो रही तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? स्टेट की जिम्मेदारी है उनको प्रोवाइड करें। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब जो अभी मैंने एक इक़्तिबास पढ़ा जिसमें कायदे आज़म एक वक्त की रोटी का जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। ये कायदे आज़म और इकबाल के दरमियान वो जो बड़ी मशहूर एक ख़त व किताबत हुई थी, और कायदे आज़म ने फिर जो मुझे याद आ रहा है 1942-43 ही में किसी इकबाल डे पर यह कहा था कि अब हम जद्दोजहद के जिस मरहले में दाखिल हो चुके हैं, अल्लामा इकबाल भी इसी नतीजे पर पहुँचे थे और मैं भी इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ। बल्कि एक जगह उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम जिस मोड़ पर हैं, आज इकबाल होते तो बड़ा खुश होते। तो अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को ख़त में जो नए मुमलिकत, हम कहते हैं ना इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान है, मुफक्किर पाकिस्तान है, नए मुमलिकत की का जो जस्टिफिकेशन थी कि हमें क्यों नई मुमलिकत चाहिए, उसमें इस बात का कायदे आज़म को ख़त में बहुत अहम जिक्र किया कि मुसलमानों की रोटी का मसला बड़ा अहम हो गया है। यानी जहाँ पर वो नज़रियाती बात है, स्पिरिचुअल बात है मुसलमानों के एक अलग ख़ित्ते के लिए कि जहाँ इस्लामी उसूलों को नाफिज कर सकें, वहाँ ये मुआशी निज़ाम इस्लामी उसूलों के तहत इसको इकबाल और कायदे आज़म ने और उस कॉरस्पॉन्डेंस में भी बुनियादी अहमियत हासिल थी। तो मुझे लगता है कायदे आज़म के जहन में वही बातें थी जो इकबाल और उनके दरमियान हुई, और उसमें कहा कि अगर एक अलग मुमलिकत ना ली गई तो मुसलमान इस वक्त इस सब कॉन्टिनेंट में इतने गरीब हैं कि उनको उनकी रोटी का मसला पैदा हो जाएगा, और जहाँ स्पिरिचुअल सर्वाइवल की बात है वहाँ फ़िज़िकल सर्वाइवल की बात हो जाएगी। जी, बजा तौर पर सही फरमाया आपने कि एक्चुअली कायद की और इकबाल की जो आपस की ख़त किताबत थी वो तो बहुत अरसे से जारी थी, और इकबाल पसे पर्दा रह कर भी आपको गाइडलाइन देते रहे। इस सिलसिला में जो तसव्वुर पाकिस्तान के हवाले से बात है तो इकबाल का खुतबा इलाहाबाद बड़ी वाज़ेह सूरत में उन तमाम मसाइल का जो हल पेश कर रहा है। इकबाल ने कहा कि सारा इस हिंदुस्तान के जो शुमाल मगरबी इलाके में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, एक ऐसी ममलकत तश्कील दे दी जाए जहाँ मुसलमान आज़ादाना तौर पर रह सकें। तो उसमें बुनियादी तौर पर जो आपने फरमाया कि वो रोटी का और जो माशी मसला, कि उससे पहले क्या था कि हिंदू बनिया जो था
وہ تمام تھے بھی میجارٹی میں، اور وہ سارا، اور پھر اوپر سے انگریزوں کا وہ نظام، اکنامک سسٹم یا جو بھی کہہ لیں، تو سارا یہ مسلم کش پالیسیاں تھیں ان کی. اور پھر خاص طور پر جو ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ نظام اور اسلامی اصول اور پھر مسلمانوں کی معاشی صورتحال، یہ اس کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، تبھی مملکت ہماری نظریاتی طور پر صحیح سمت اختیار کرے گی. بالکل ناظرین، اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.